नमस्कार दोस्तों, मैं अनूप कुमार एक बार फिर आपके सामने एक नया वीडियो लेकर के प्रस्तुत हूँ। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको फिर से धन्यवाद देता हूँ, दिल से धन्यवाद देता हूँ कि मेरे पिछले वीडियो को भी आपने बहुत पसंद किया और कमेंट सेक्शन में जो कमेंट्स आए उन कमेंट्स ने मेरे हौसले को बहुत बढ़ाया। और दोस्तों, आपके फीडबैक जो आ रहे हैं उसमें आप कुछ सजेशन भी दे रहे हैं कि मैं अगला वीडियो किस पर बनाऊँ। तो मैंने सोचा, सजेशंस तो बहुत से आए, फीडबैक भी आए और मैं वो वीडियो बनाऊंगा भी। लेकिन आज मैंने सोचा कि पिछले जितने वीडियो थे मेरे, वो सारे वीडियो आपके प्रोफेशन, आपके पेशे से रिलेटेड थे, जिसमें मैंने आप लोगों से ये शेयर किया कि आपको इस स्थिति में क्या करना चाहिए, प्रेजेंटेशन ऑफ अ प्रपोजल कैसे करना चाहिए, मार्केटिंग या सेलिंग कैसे करनी चाहिए। लेकिन दोस्तों, एक चीज़ हम बार बार भूल जाते हैं कि इन सब चीज़ों के पीछे जो है वो है आप। यानी इन सब चीज़ों का उपयोग अगर कोई करता है तो वो हैं आप। इसलिए अपना ख्याल भी रखना बहुत ज़रूरी है। और आजकल की ज़िंदगी और आजकल का जो ज़माना है, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि आपाधापी का ज़माना है। एक्चुअली आपाधापी का ज़माना हम बना देते हैं। हम अपने आप को इतना उलझा लेते हैं कि हम ही खुद परेशान हो जाते हैं अपनी आदतों से। तो दोस्तों, मैंने ये सोचा कि कुछ अपने बारे में भी बात की जाए, यानी कुछ आपके बारे में भी बात की जाए। और ऐसे भी कहते हैं कि अगर हम ठीक रहेंगे तो सब कुछ ठीक रहेगा। और वो पुरानी कहावत है ना, अ गुड माइंड अ गुड फाइंड। हिंदी में अगर कहें, मन चंगा तो कठौती में गंगा। यानी हमें अपने माइंड को बिल्कुल ठीक, चुस्त और दुरुस्त रखना है। और अगर अ गुड माइंड अ गुड फाइंड की बात करें तो दोस्तों, हमारा पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है। मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। कहते हैं लोग कि ये सच्ची कहानी है। एक ट्रैपीज आर्टिस्ट था, यानी जो रस्सियों पर चलता था डंडा साथ लेकर के, और वो बहुत अच्छा आर्टिस्ट था। और वो बहुत बड़ी बड़ी इमारतों के बीच में रस्सी बांधता था और उस पर वो डंडा लेकर के चलता था। और मोस्ट ऑफ द केसेस में वो नीचे नेट भी नहीं रखता था अपनी सुरक्षा के लिए। और उसने बहुत बड़े बड़े कारनामे दिखाए थे। तो एक बार छोटा ही सा कारनामा था। वैसे तो वो कहते हैं कि दो इमारतों के बीच में जब 300-300, 400-400 मीटर की दूरी थी तो उसको भी उसने सक्सेसफुली क्रॉस किया था। तो इस बार जब वो एक ऐसा ही कारनामा कर रहा था तो दो बिल्डिंगों के बीच की दूरी जो थी वो मात्र 100 मीटर की थी। ऊंचाई भी ज्यादा नहीं थी, यानी डर का कोई कारण नहीं था। और लोग बिल्कुल आश्वस्त थे कि इस कारनामे को भी वो बखूबी अंजाम देगा। लेकिन हुआ क्या, जब वो रस्सी पे चल रहा था वो लड़खड़ाया और नीचे गिर गया, इंजर्ड हो गया। जब वो हॉस्पिटल में पहुंचा तो उसके प्रशंसकों ने उससे पूछा कि भाई ऐसा कैसे हो गया, तुमने तो इससे भी बड़े बड़े कारनामे करके दिखाए और ये तो बहुत छोटा सा कारनामा था तुम्हारे लिए, तुम कैसे गिर गए। तब उसने ये एडमिट किया कि अब तक जितने बड़े कारनामे मैंने किए थे तो मैं ये सोचा करता था कि जब मैं सफल हो जाऊंगा तो कितनी प्रशंसा मिलेगी, लोग कितनी मेरी तारीफ करेंगे। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि इस छोटे से कारनामे को करने से पहले मैं ये सोच रहा था कि कहीं मैं गिर गया तो क्या होगा। तो इस कहानी का सार ये है कि आपकी सोच बहुत असर करती है आपकी खोज और आपके काम पर। इसलिए अपनी सोच को बहुत अच्छी रखिए। लेकिन वो कहते हैं ना कि उदासियों की वजह तो बहुत है जमाने में, लेकिन बेवजह खुश रहने का मजा ही कुछ और है। और एक बात और कहूँगा इसी से रिलेटेड, कि आप पॉजिटिव रहें और साथ ही साथ अपनी उम्मीदों को भी जिंदा रखें। देखिए, अंग्रेजी में कहावत है कि होप इज़ द फोर्स दैट रन्स द यूनिवर्स। यानी जो उम्मीद, आशा जो होती है वो पूरे ब्रह्मांड को चलाती है। बिल्कुल सही, क्योंकि हम आशान्वित होते हैं तभी अच्छी अच्छी चीज़ों की ओर देखते हैं। जब हम आशान्वित होते हैं, होपफुल होते हैं, तभी हम अच्छे अच्छे काम भी करते हैं। और ऐसे भी कहते हैं ना कि इंसान उम्मीदों से बंधा एक परिंदा है, अगर वो उम्मीदों से घायल है तो उम्मीदों से ही वो जिंदा है। और दोस्तों, उम्मीद की अगर सबसे पहली आवश्यकता किसी को है तो वो है आप। अपने आप को उस उम्मीद से कभी मरहूम मत कीजिए। और आज जो कुछ भी मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ वो आपके लिए है। आपके व्यक्तित्व में इजाफा हो, आपके व्यक्तित्व का विकास हो और आप कंफर्टेबली अपनी लाइफ को लीड कर सकें, इसके लिए मैं कुछ आपसे शेयर कर रहा हूँ। और अगली चीज़ जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ वो है, दोस्तों, अपनी कंपनी का जरूर ध्यान रखें। कंपनी यानी संगत। अंग्रेजी में कहावत है कि चांस मेक्स आवर पेरेंट्स बट चॉइस मेक्स आवर फ्रेंड्स। जी हाँ, एक बच्चा, उसके माता पिता कौन होंगे, किस माँ के पेट से वो जन्म लेगा, उसको नहीं मालूम। लेकिन जहाँ तक दोस्तों का सवाल है, संगत का सवाल है, वो केयरफुली चूज कर ही सकता है। और हम अपने पक्के दोस्त कब बनाते हैं, जब हमें कुछ समझ आ जाती है। और समझकर, बूझकर
हम अपने दोस्त बनाएं। दोस्त तो देखिए बहुत बनते हैं, कभी कभी क्या होता है एक्सीडेंटली भी कोई दोस्त बन जाता है, कभी बहुत पुराने एसोसिएशन से भी दोस्त बन जाता है। तो मैं ये नहीं कहता हूँ कि उनसे दोस्ती तोड़िए, उनसे दोस्ती रखिए, लेकिन आपके कुछ दोस्त ऐसे होने चाहिए जिनके साथ आप चीज़ें शेयर करें, जिनसे आप सीखें और जिनकी कंपनी आपको अच्छी लगे। क्योंकि देखिए कंपनी का असर क्या होता है, आपने जंगल बुक एक फिल्म आई थी, या अगर आपने वो फिल्म ना भी देखी हो तो एक मोगली की कहानी हुआ करती है। अब मोगली की क्या कहानी थी कि वो जंगल में भेड़ियों के बीच में, जानवरों के बीच में पला था तो वो आदमी था, तो वह ह्यूमन बीइंग्स, मनुष्य था, लेकिन वो पला था किसके बीच? जानवरों के बीच और जंगल में। तो उसकी आदतें कैसी हो गई? वो 2 पैर पर नहीं चलता था, 4 पैरों पर चलता था, यानी दोनों पैर और दोनों हाथ। और वो जब खाना खाता था तो हाथों से खाना नहीं खाता था, सीधे जैसे जानवर घास को खाया करते हैं अपने मुंह से, वैसे ही खाना खाया करता था। तो हुआ क्या, वो आदमी हो करके भी जानवरों की हरकतें करता था। इसका सीधा कारण ये था कि उसकी संगत थी जानवरों की। मैं इसमें कोई बुरी बात नहीं है, कोई बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन संगत का तो असर बहुत पड़ता है। इसलिए संगत को जरूर ध्यान में रखिए कि आपकी कंपनी कैसी हो। और एक और बात आपको कहना चाहूँगा दोस्तों, हम बहुत से लोगों के बीच में ऑपरेट करते हैं, बहुत से लोगों के साथ हमारा सान्निध्य और एसोसिएशन होता है। तो हो सकता है किसी के बारे में हम कोई एक ऐसी चीज़ जानते हों जिस चीज़ से वो घबराता हो, यानी वो उसका सीक्रेट हो सकता है किसी कारण से, किसी परिस्थिति में हम उसके सीक्रेट को जान गए हों। तो एक बात का ध्यान रखिएगा, जिस सीक्रेट से वो घबराता है और उसको मालूम है कि आप उसके उस सीक्रेट को जानते हैं, तो उस सीक्रेट को कभी उजागर मत कीजिएगा, क्योंकि जब तक उस सीक्रेट को आप अपने साथ रखते हैं, किसी से साझा नहीं करते हैं, तब तक आपका उसके सीक्रेट को जानना आपके लिए एक स्ट्रेंथ है, आपके लिए शक्ति है। वो आपसे डरेगा, आपकी इज्जत करेगा। खैर छोड़िए, डराना तो इसका उद्देश्य नहीं है, लेकिन हाँ ये बात जरूर है कि हमारी इज्जत उसकी नज़र में तब तक रहेगी जब तक हम उसके सीक्रेट को पब्लिक ना कर दें। जिस दिन आपने उसके सीक्रेट को पब्लिक कर दिया ना दोस्त, उस दिन से वो निरंकुश हो जाएगा, आपकी कोई इज्जत नहीं करेगा। और इसी से रिलेटेड एक बात और है जो आपके लिए, कम्युनिकेशन जिसको कहते हैं, संचार या जिसको कहते हैं संप्रेषण, जो हम लोगों से शेयर करते हैं, ज़रूर कम्युनिकेट कीजिए, लेकिन एक चीज़ याद रखिए, ओपन बुक कम्युनिकेशन मत कीजिए। अपने आप को पूरी तरह लोगों के सामने ओपन मत कीजिए, आप हल्के हो जाएंगे। और साथ ही साथ कभी कभी क्या होता है कि हमारे लिए सुनना भी ज़्यादा ज़रूरी है। सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए अंग्रेजी में सुनने को कहते हैं लिसन, LISTEN, और सुनने के लिए हमारा साइलेंट रहना भी बहुत ज़रूरी है। चुप भी रहिए, सुनिए, बहुत सी ज्ञान की प्राप्ति होगी आपको। और लिसन शब्द और साइलेंट शब्द जो अंग्रेजी का है, आप देखेंगे कि सेम अंग्रेजी के लेटर से, अक्षर से ये बने हैं, चाहे वो लिसन हो चाहे साइलेंट हो। तो सुनिए, और कम्युनिकेशन में सब कुछ अपना साझा मत कीजिए। ग्रेविटी रहनी चाहिए आप में, कौन सी चीज़ को बोलना है, कौन सी चीज़ को किससे शेयर करना है। और साथ ही साथ इसका भी ध्यान रखिए कि हर उस चीज़ को दूसरों को नहीं बोलना है जिसको हमने सुना है, क्योंकि आप जितना सुनते हैं ना, शायद उसमें से 30% 35% बातें ही सच होती हैं और बाकी 70% या 65% बातें इधर उधर की होती है। और अगर आपकी इच्छा भी होती है कि जो आपने सुना उसको दूसरों से शेयर करें, तो थोड़ा रुक जाइए, थोड़ा इंतज़ार कीजिए, और आप देखेंगे कि थोड़ा आप इंतज़ार करते हैं तो अपने आप इस पोजीशन में होते हैं कि उन सारी बातों में जो महत्वपूर्ण बातें हैं उनको आप सेलेक्ट कर सकेंगे और तब उसको शेयर कीजिए। क्योंकि कम्युनिकेशन एक ऐसी चीज़ है ना जो कि बात को बनाती भी है और बात को बिगाड़ती भी है। और अगली चीज़ आपसे दोस्तों रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अंग्रेजी का एक शब्द है जिसको कहते हैं मल्टी स्किलिंग। मल्टी स्किलिंग का मतलब बहुत सी विधाओं की जानकारी। आप बहुत सी चीज़ें जानते हैं, बहुत दक्ष हैं, आप कई चीज़ों में दक्ष हैं। और अंग्रेजी का एक और है शब्द, उसको कहते हैं मल्टीटास्किंग, मतलब एक साथ आप कई काम कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों मेरा व्यक्तिगत मानना यह है कि मल्टी स्किलिंग तो अच्छी चीज़ है, आप एक साथ कई विधा सीख सकते हैं। कभी गाड़ी चलाना भी सीख सकते हैं, कभी स्विमिंग भी सीख सकते हैं, कभी हवाई जहाज़ चलाना भी सीख सकते हैं। लेकिन मल्टीटास्किंग अगर आप करना चाहेंगे ना एक ही बार में, तो वो आपको थोड़ा कंफ्यूज कर देगा और आप उस टास्क, एक इंडिविजुअल टास्क के प्रति जस्टिस नहीं कर सकेंगे। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। कुछ साल पहले की बात है, मैं कहीं किसी शहर में किसी चौराहे पे था, बड़ा इंपॉर्टेंट चौराहा था, वहाँ मार्केट था। तो आप देखे होंगे कई चौराहों पर, कई मार्केट में कुछ लोग होते हैं जो अपनी कला दिखाते हैं। तो एक कलाकार था, अच्छा कलाकार था, देखने से भी अच्छा लग रहा था कलाकार।
अब उसके सामने एक ट्रम्पेट भी था, उसके पास एक बांसुरी भी थी, उसके पास एक हारमोनियम भी था, उसके पास एक तबला भी था और उसके पास एक ड्रम भी था। और वो कभी हारमोनियम बजाता था, कभी बांसुरी, कभी तबला, कभी ड्रम, और बना रहा था। तो जब वो प्ले कर रहा था, अपनी कला दिखा रहा था, तो मैं ईमानदारी से आपको बोलूं, ठीक लोग उसके आसपास थे, लेकिन उसकी कला किसी एक चीज में, या बांसुरी में, या तबले में, या हारमोनियम में दिख नहीं रही थी। वो बस समझिए कि एक तरह का मनोरंजन कर रहा था, लेकिन किसी भी वाद्य यंत्र के प्रति जस्टिस नहीं कर रहा था। और अल्टीमेटली क्या हुआ, कुछ न कुछ समझ ही में नहीं आया कि वो कौन सा ट्यून प्ले कर रहा है। उससे बेहतर होता अगर वो एक बार में तबला बजाता, अगर वो एक बार में हारमोनियम बजाता और एक बार में बांसुरी बजाता। तो दोस्त, कभी कभी हम क्या करते हैं, मल्टी स्किल्ड होने के नाते, बहुत सी चीज़ें जानने के नाते हम मल्टीटास्किंग की कोशिश करते हैं और उसमें हम किसी भी टास्क के प्रति न्याय नहीं कर पाते हैं। इसलिए मल्टीटास्किंग मेरा आपसे सुझाव है, कभी अटेम्प्ट मत कीजिए। मल्टी स्किलिंग इज गुड, मल्टी स्किलिंग मतलब आपने कई विधाएं सीखी, लेकिन मल्टीटास्किंग अवॉइड कीजिए। कभी कभी जब हम इमोशनली चार्ज होते हैं तो हम कुछ डिसीजन लेते हैं। मेरा कहना आपसे ये है, ऐसा मत कीजिए। देखिए, इमोशन बेसिकली दो तरह के होते हैं। एक इमोशन होता है जब हम बहुत खुश होते हैं, तो कई बार क्या होता है कि खुशी में हम बहुत कुछ वायदे कर देते हैं और बाद में हम रिग्रेट करते हैं कि अरे राम, मैंने क्या बोल दिया, ये तो मुझे बहुत महंगा पड़ेगा। तो कभी भी जब खुशी का अतिरेक हो आपके अंदर, कोई इस तरह का निर्णय नहीं लीजिए। और उसी से रिलेटेड एक और चीज़ है, वो है कि जब आप बहुत गुस्से में होते हैं, क्रोधित होते हैं, तो उस समय भी आप इमोशनली चार्ज होते हैं। तो क्रोध में भी आप बहुत जल्दी कोई डिसीजन ले लेते हैं। ये भी मत कीजिए, क्योंकि हमेशा याद रखिए, जब आप इमोशनली चार्ज हैं तो चाहे वो डिसीजन आपने किसी अच्छाई के लिए लिया हो या चाहे वो डिसीजन आपने किसी से बदला लेने के लिए लिया हो, जब आप क्रोधित हों तो वो दोनों डिसीजन इम्प्लीमेंट करना बड़ा कठिन हो जाता है, क्योंकि वो डिसीजन आपने कब लिए, जब आप इमोशनली चार्ज थे। इसलिए इस चीज़ से ज़रूर बचिए, जब इमोशनली चार्ज हों तो कोई भी डिसीजन ना लें। और अगली चीज़ इसी से रिलेटेड है दोस्तों, एक हमारा बहुत बड़ा दुश्मन है, हमारा स्वयं का दुश्मन, और हम ही उस दुश्मन को क्रिएट करते हैं और उसको कहते हैं ईगो। अंग्रेजी में कहते हैं ईगो, हिंदी में कहते हैं उसको दम्भ या कहते हैं घमंड। गर्व नहीं है ये, और ईगो बहुत ख़राब चीज़ है। अंग्रेजी में एक कहावत है कि विथ ईगो यू आर गॉन, बट विदाउट ईगो यू कैन गो ऑन, यू कैन गो ऑन, यू कैन गो ऑन। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि अपने ईगो को पूरी तरह त्याग दीजिए। चलिए, ईगो रहेगा, लेकिन ईगो वहीं तक रहे जहाँ तक वो आत्मसम्मान यानी सेल्फ रिस्पेक्ट की श्रेणी में आता हो। और ऐसे भी कहते हैं ना कि कुछ इस तरह से हमने अपनी ज़िंदगी आसान कर ली, कुछ इस तरह से हमने अपनी ज़िंदगी आसान कर ली, कुछ को माफ़ कर दिया और कुछ से माफ़ी मांग ली। तो दोस्तों, ईगो कितना बड़ा दुश्मन हमारा हो सकता है, ये इसी शेर से स्पष्ट है। और अगला एक और सजेशन आपको देना चाहूँगा दोस्तों, कभी भी किसी से कुछ प्रश्न पूछने में हेजिटेट मत कीजिए, क्योंकि कई बार क्या होता है, हम इस डर से लोगों से प्रश्न नहीं पूछते हैं, कोई जानकारी नहीं हासिल करते हैं कि अरे वो क्या सोचेगा मेरे बारे में, अरे इसको ये भी नहीं मालूम है। तो मैं फिर से आपको अंग्रेजी की कहावत सुनाता हूँ। वो कहते हैं कि आई आस्क अ क्वेश्चन, आई एम अ फूल वंस। आई आस्क अ क्वेश्चन, आई एम अ फूल वंस। आई नेवर आस्क अ क्वेश्चन, आई एम अ फूल ऑलवेज। यानी क्वेश्चन पूछिए, जानकारी हासिल कीजिए। हर जानकारी आपकी शक्ति में इजाफा करती है, तो कभी हेजिटेट मत कीजिए, ये सब आपके विकास के लिए है। अभी कुछ दिनों पहले मैं टीवी पर एक सीरियल देख रहा था, बड़ा अच्छा, बड़ा इंटरेस्टिंग सीरियल था। तो सीरियल में जो उस सीरियल के मुख्य पात्र थे, वो अपने लोगों को, अपनी टीम को कुछ समझा रहे थे। तो उन्होंने क्या किया, कमरे में एक रेखा खींची, चौक से लाइन खींची और अपने लोगों को कहा कि उस लाइन के बिल्कुल पास आ जाओ। वो सारे लोग उस लाइन के पास आ गए। उसके बाद उन्होंने कहा कि अब इस लाइन को क्रॉस करो। तो उन लोगों ने एक बड़ा सा कदम उठाया और कम से कम 2.5 से 3 फीट तो जरूर आगे आ गए। तो वो लोग रेखा के उस पार तो जरूर आए, लेकिन मात्र 2-2.5 फीट ही आगे आ सके। फिर उस मुख्य पात्र ने उन लोगों को ये कहा, उस रेखा के कम से कम 5-6 फीट पीछे चले जाओ। सारे लोग पीछे चले गए 5-6 फीट। उसके बाद उन्होंने कहा, अब तुम इस रेखा को क्रॉस करो और वहीं से चलना शुरू करो। और लोगों ने वहां से चलना शुरू किया, यानी कम से कम 5-6 फीट से। और इस बार जब उन लोगों ने रेखा क्रॉस किया
तो बजाय 2.5 फीट के वो लोग कम से कम 5 फीट आगे आ गए। तो दोस्तों, बड़ा अच्छा संदेश था इसमें। और संदेश ये था कि कभी कभी किसी बड़े युद्ध को लड़ने के लिए अगर हमें 2-4 कदम पीछे भी हटना पड़े तो हिचकिए मत, क्योंकि 2-4 कदम पीछे हट करके हमने क्या किया, हम 5-6 फीट की दूरी तय करने में सफल हो गए। और जबकि रेखा के बिल्कुल पास से जब हम उस रेखा को क्रॉस कर रहे थे तो मात्र 2.5 फीट आगे हम पहुंच पाए। अंग्रेजी का एक शब्द होता है रिजिडिटी, मतलब हम बहुत रिजिड हैं, हम टस से मस नहीं होंगे। लेकिन मेरा आपसे ये पूछना है कि हम टस से मस क्यों नहीं होंगे। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि भाई मैंने तो ये बोल दिया, और जब मैंने ये बोल दिया तो मैं इसको करूँगा भी, मैं टस से मस नहीं होऊंगा। लेकिन मेरा पूछना ये है कि टस से मस होने में कोई दिक्कत है क्या? रोज हम बहुत तरह की बातें बोलते हैं, क्या हम जितना बोलते हैं उतना ही उस पर अमल करते हैं? ऐसा नहीं होता है, क्योंकि आदमी की लाइफ में 2 पहलू होते हैं, एक होता है फॉर्मल पहलू, एक होता है इनफॉर्मल। और अगर आप सिर्फ फॉर्मल होकर के जीना चाहते हैं तो बड़ी दिक्कत में होंगे आप। हमको अपने लाइफ के इनफॉर्मल पहलू का भी ध्यान रखना है और इनफॉर्मली भी हमको जीना है। तो इनफॉर्मली हम बहुत सी चीज़ें बोलते हैं। इसलिए दोस्तों, रिजिडिटी नहीं होनी चाहिए। वो गया जमाना कि प्राण जाए पर वचन न जाए। अरे भाई, वचन ही है ना, हम वचन से मुकरते नहीं हैं। लेकिन अगर कोई वचन हमने गलत दे दिया तो हम उसमें चेंज भी ला सकते हैं। और दूसरी चीज़ एक और, वो है फ्लेक्सिबिलिटी, यानी आपका लचीलापन। बहुत पुराना एग्जाम्पल है कि आंधियों में वही पेड़ टिकते हैं जो झुकना जानते हैं, वरना जो सीधे रहते हैं ना पेड़, वो आंधियों के जोर से टूट जाते हैं। ये बहुत पुराना उदाहरण है। लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी होना बहुत आवश्यक है आपकी लाइफ में, क्योंकि अगर आप फ्लेक्सिबल नहीं होंगे ना तो बस आपके अंदर जिस चीज़ की मैं बात कर रहा था, ईगो, अहम आ जाएगा, और वो ईगो आपको बहुत नुकसान पहुँचाएगा। और तीसरी और चीज़, हैव एन ओपन माइंड, दिमाग खुला रखिए, दाएं बाएं सब जगह देखिए, आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग भी कीजिए। मैं एक छोटी सी फिल्म मैंने देखी थी, बहुत छोटी सी मैनेजमेंट की फिल्म थी। उसमें क्या था, दिखा रहा था कि एक बिल्ली थी, और विदेशों में क्या होता है कि पालतू जानवरों के आने के लिए पूरा दरवाज़ा खुलता नहीं है, दरवाजे में एक छोटा सा होल होता है, और उस होल में एक ऐसा दरवाज़ा होता है जो हल्के से धक्के से खुल जाता है। तो एक बिल्ली थी, जिस घर में वो रहती थी उस घर में हमेशा उस दरवाजे से, छोटे से दरवाजे के अंदर एक छोटा सा दरवाज़ा होता था जिसका पल्ला बंद नहीं होता था, वो धक्के से खुल जाता था। उसी से हमेशा घर से बाहर घर से अंदर करते रहती थी। धीरे धीरे उस घर के मालिक ने क्या किया, उस छोटे दरवाजे को छोटा करता चला गया, और बिल्ली उस दरवाजे से तब तक आना जाना जारी रखी जब तक उस दरवाजे में किसी प्रकार कष्ट से वो प्रवेश कर जाती थी, एंटर कर जाती थी। और एक समय ऐसा आया कि उस दरवाजे को उस घर के मालिक ने बहुत छोटा कर दिया, तो बिल्ली फिर बाहर ही रह गई। और वही दूसरा एग्जाम्पल था कि एक और बिल्ली थी दूसरे घर की, उसके साथ भी ऐसा ही हुआ। लेकिन उस बिल्ली ने देखा कि दरवाज़ा जब धीरे धीरे छोटा हो रहा है तो उस बिल्ली ने एक दूसरे रास्ते की तलाश की और उसको दूसरा रास्ता मिल गया। तो जब तक हमारा माइंड ओपन नहीं होगा, जब तक हम फ्लेक्सिबल नहीं होंगे, जब तक हम आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग नहीं सोचेंगे, तब तक हम ये सब चीज़ हासिल नहीं कर सकेंगे। वो एक और अखबारों में मैंने पढ़ा था, एक छोटी सी कहानी थी कि एक फादर थे और वो संडे के दिन में अखबार पढ़ रहे थे। अखबार पढ़ने का बहुत शौक था। उनका छोटा सा बच्चा था, 3-4 साल का बच्चा था, एक प्राइमरी स्कूल में पढ़ा करता था। तो उस बच्चे ने अपने फादर से कहा कि पापा मेरे साथ कुछ खेलो। तो पापा अखबार पढ़ने में बहुत मशगूल थे और उनको अखबार पढ़ने का मन था, लेकिन बच्चा बार बार जिद कर रहा था कि पापा मेरे साथ खेलो। तो बच्चे को मना भी नहीं कर सकते थे, बच्चा नाराज़ हो जाता, और वो पापा थे बच्चे के। तो उन्होंने क्या किया, जिस पेपर को वो पढ़ रहे थे उसके एक पन्ने को निकाला, उसको वो पढ़ चुके थे, और उस पन्ने को उन्होंने 5 टुकड़े कर दिए। और वो अंग्रेजी का अखबार था, बच्चे को बहुत ज़्यादा अंग्रेजी नहीं मालूम थी, क्योंकि छोटा बच्चा था। और उन्होंने बच्चे से कहा कि बेटा इस अखबार के टुकड़े को जोड़ करके उसी शेप में ले आओ जिस शेप में ये ओरिजिनली था। और वो जानते थे कि बच्चा ऐसा कर नहीं सकेगा, और बच्चा अगर नहीं कर सकेगा तो कोई दिक्कत नहीं, जिस समय मेरा अखबार पढ़ना ख़त्म हो जाएगा मैं बच्चे के साथ खेलने लगूंगा। और फिर आराम से अखबार पढ़ना शुरू कर दिया उन्होंने। 2 मिनट के बाद उस बच्चे ने पापा को कहा, पापा हो गया, मेरे साथ खेलो। तो फिर पापा ने देखा, करे वो तो सचमुच हो गया था, ठीक उसी शेप में आ गया था, सारे वर्ड टैली कर रहे थे, मिल रहे थे। तो फिर पापा ने बच्चे से पूछा, बेटा तुमने ऐसा कैसे किया? तो बोले, पापा ये तो हमको नहीं मालूम, लेकिन जिस स्कूल में मैं पढ़ता हूँ उस स्कूल के ब्लैक बोर्ड पर इंडिया का मैप है, और रोज़ उस मैप को मैं देखता हूँ और रोज़ घंटों देखता हूँ,
हर क्लास में वो मैप विद्यमान रहता है। और जो पेपर आपने दिया मुझे, पेपर का वो पन्ना, उस पन्ने के पहले पृष्ठ पर जो लिखा हुआ था अंग्रेजी में वो तो मैं नहीं समझ पाया, लेकिन उस पेपर के उल्टे पृष्ठ पर इंडिया का मैप था। और मैंने कुछ नहीं किया, जो 5 टुकड़े थे अखबार के, उन टुकड़ों को जोड़ करके इंडिया का मैप, जिसे मैं रोज स्कूल में देखता हूं ब्लैक बोर्ड पर, वो बना दिया और अपने आप पहला पेज भी वैसा ही हो गया जैसा ओरिजिनली था। तो दोस्तों हुआ कैसे? क्योंकि उस छोटे से बच्चे ने आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग की। और उस छोटे से बच्चे को आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग का फंडा नहीं मालूम था, लेकिन वो बच्चा है ना, वो दाएं बाएं नहीं देखता है, उसके अंदर किसी प्रकार का रेजिस्टेंस नहीं है, इसलिए उसने आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग की। और समस्या ये है कि जैसे जैसे हम बड़े होते हैं ना, वैसे वैसे इस आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग को छोड़ते चले जाते हैं और हम अपने अंदर एक रेजिस्टेंस डेवलप कर लेते हैं, नई चीज़ों को हम रिसीव नहीं करते हैं। तो प्लीज़ आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग भी कीजिए और अपने माइंड को हमेशा ओपन रखिए। और इसके बाद थोड़ी चर्चा मैं करूँगा टेंशन की। आजकल के लाइफ में टेंशन बहुत होता है और हर कोई कहता है टेंशन हो गया, टेंशन हो गया भाई। और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि भाई टेंशन तो लेने की चीज़ नहीं है, टेंशन देने की चीज़ है। बिल्कुल गलत। हर व्यक्ति की लाइफ में टेंशन होता है और टेंशन बिल्कुल स्वाभाविक है। कहते हैं ना, अभी मैं थोड़ी देर पहले इमोशंस की बात कह रहा था। इमोशंस कैसे होते हैं? एक प्रसन्नता का इमोशन होता है, एक कभी विषाद का भी इमोशन होता है, और उसी को हम कहें टेंशन, तो वही टेंशन होता है। तो टेंशन तो आपकी लाइफ में आएगा। सिर्फ एक ही सजेशन मेरा है कि टेंशन को उतना ही टाइम दीजिए जितना टाइम वो डिज़र्व करता है। हम लोग के साथ प्रॉब्लम ये है कि हम लोग टेंशन को ज़रूरत से ज़्यादा टाइम दे देते हैं, और टेंशन करना उस इंटरेस्ट के समान है जिसको हम हर पल पेमेंट करते हैं, लेकिन जिसके लिए हमने कोई लोन लिया ही नहीं। विदाउट टेकिंग अ लोन टेंशन करके हम इंटरेस्ट पे करते हैं। तो फिर से मैं कहूँगा, टेंशन को उतना ही समय दीजिए जितना समय वो डिमांड करता है। और टेंशन क्या होता है दोस्तों? टेंशन कुछ नहीं है, हमारे अंदर कुछ नेगेटिव चीज़ों का संचार। नेगेटिव चीज़ें हमारी माइंड में जब आ जाती हैं तो उनको ही हम टेंशन कहते हैं। और उस नेगेटिव चीज़ को निकालने के लिए नेगेटिव चीज़ को निकालने का प्रयास मत कीजिए। इनफैक्ट अपने माइंड में पॉजिटिव चीज़ों को डालिए। यही वो पॉजिटिव चीज़ें हैं जो धक्का दे दे करके नेगेटिव चीज़ को निकालेंगी। आप अगर ये सोचेंगे कि नेगेटिव चीज़ को निकाल के हम अपने माइंड को बिल्कुल खाली कर दें, तो ऐसा नहीं होगा। और ऐसे भी पुरानी कहावत है कि एम्प्टी माइंड डेविल्स अबोर्ड, यानी खाली मन शैतान का घर। इसलिए नेगेटिव चीज़ों को निकालने के लिए, टेंशन को निकालने के लिए अपने अंदर पॉजिटिव चीज़ें डालिए। और ऐसे भी अगर आपको टेंशन हो गया, आपको चिंता हो गई, तो फिर उस चिंता का तो निराकरण करना है ना, उस चिंता को दूर करने का तो उपाय ढूंढना है ना। और उपाय ढूंढने के लिए अगर आपको ऐसा लगता है कि आप टेंशन से इतने ज़्यादा प्रभावित हैं कि आपको उसका उपाय नहीं मिल रहा है, तो आप एक काम कीजिए। आप ये सोचिए कि ये टेंशन हमको मैक्सिमम कहाँ तक ले जा सकता है, मैक्सिमम हमको क्या नुकसान हो सकता है, वहाँ तक आप जाइए। और उससे आगे आप नहीं जा पाएंगे। तो वहाँ तक जब आप जाएंगे और तब आपकी यात्रा शुरू हो जाएगी टेंशन को पार पाने के लिए उपाय ढूंढने में। और वो कहते हैं ना कि ज़िंदगी तुझसे हर वक्त समझौता क्यों किया जाए, शौक तो मुझे जीने का है, लेकिन मर मर कर क्यों जिया जाए। कभी कभी हम अच्छा बनने के चक्कर में सबको खुश करने की कोशिश करते हैं कि भाई उसको कैसे नाराज़ करें, वो भी हमसे खुश रहे, ये भी हमसे खुश रहे, उधर वाला भी खुश रहे, इधर वाला भी खुश रहे। लेकिन फ्रेंड्स, ये संभव नहीं है। और अगर ये संभव है भी, तब भी मत कीजिए, क्योंकि जो आदमी सबको खुश रखने की कोशिश करता है वो दुनिया का सबसे दुखी आदमी होता है। आपसे संभव नहीं है, आप इसके लिए बने नहीं हैं। और मैंने शुरू में क्या कहा था, पहला सजेशन जो मैंने क्या कहा था, आप सुखी तो जग सुखी, मन चंगा तो कटौती में गंगा। तो सबसे पहले अपने आप को खुश कीजिए और दूसरों को वहीं तक खुश कीजिए जहाँ तक आपको कोई तकलीफ ना हो और जहाँ तक आपको कोई दुख ना हो। क्योंकि कहते हैं ना कि कोशिश न कर सबको खुश रखने की, नाराज़ तो कुछ लोग यहाँ खुदा से भी होते हैं। और नेक्स्ट सजेशन दोस्तों, रिस्पॉन्ड टू योर बॉडी। आपका बॉडी एक फैंटास्टिक सिग्नल सिस्टम है। जब खांसी ज़्यादा होती है तो इसका मतलब ठंडी चीज़ों को खाना कम कर दीजिए, अपने आप को थोड़ा सा बचाइए। ये तो चलिए बीमारी की बात मैं करता हूँ, लेकिन रोज़मर्रा की ज़िंदगी से संबंधित एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ। एक चीज़ होती है, या कहूँ मैं, हिंदी का एक शब्द होता है जिसको कहते हैं आलस्य, लेथार्जी। ये सब में होता है। और अगर आदमी थोड़ा बहुत आलसी है तो कोई हर्ज नहीं है, ये सब हमारी ज़िंदगी के पहलू हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक चीज़ आप देखेंगे कि सुबह जब हमारी नींद खुलती है तो इच्छा होती है कि थोड़ी देर और सो जाए, तो फिर हम वापस सोने का प्रयास करते हैं।
और जब आप फिर से सोने का प्रयास करते हैं और 5-6 मिनट के बाद, यानी 5-6 मिनट के प्रयास के बाद भी आपको नींद वापस नहीं आती है, तो गेट अप, बेड को छोड़िए, बिस्तर छोड़ करके आप उठ के खड़े हो जाइए, अपना काम कीजिए। चाहे आपने 3 घंटे 4 घंटे की ही नींद क्यों न ली हो, आप जरूर उठ जाइए, क्योंकि आपका बॉडी डिमांड करता है, रिस्पॉन्ड टू योर बॉडी। और अगर फालतू में उस 4-5 मिनट के बाद भी आप पड़े रहेंगे बिस्तर पर, तो आपका पूरा दिन खराब हो जाएगा, आपका समय तो बर्बादी होगा। इसलिए हमेशा अपने बॉडी को रिस्पॉन्ड कीजिए। और नेक्स्ट और सजेशन दूंगा इसी से रिलेटेड दोस्तों, किसी भी प्रॉब्लम को अच्छी तरह से जाने हुए उसके सल्यूशन की ओर मत बढ़िए, क्योंकि कभी कभी दिक्कत ये होती है कि हम प्रॉब्लम को अच्छी तरह से नहीं समझते हैं और प्रॉब्लम के मूल में क्या है इसको भी हम नहीं देखते हैं, और हम सतही तौर पर, सुपरफिशियल तौर पर प्रॉब्लम को देखते हैं और उसका सल्यूशन ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो सल्यूशन हो सकता है मिल भी जाए, लेकिन वो सल्यूशन प्रभावी नहीं होगा, वो एक टेम्पररी सल्यूशन होगा, परमानेंट सल्यूशन नहीं होगा। इसलिए प्रॉब्लम को अच्छी तरह से समझिए, थोड़ा टाइम लीजिए, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। मैंने एक छोटी सी कहानी पढ़ी थी बहुत पहले, वो कहानी का शीर्षक था बिग जो डज नॉट बाय टिकट्स। ये कहीं बाहर की कहानी है, हमारे देश से बाहर की। कहानी ऐसी थी कि एक बस का कंडक्टर था, वो एक पर्टिकुलर रूट पे बस अपनी ऑपरेट करता था। तो कंडक्टर का काम क्या होता है, लोगों के टिकट को चेक करना और लोगों को टिकट देना, लोग टिकट उससे खरीदें। तो जिस रूट पर वो जाता था, उस रूट के एक स्टॉप से एक लंबा चौड़ा बहुत मजबूत पहलवान सरीखा आदमी जिसका नाम था जो, वो बस को बोर्ड करता था और वो एक पर्टिकुलर स्टॉप पर रुक जाता था। तो जब भी कंडक्टर उसके पास जाता था, टिकट 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 बोलता था, तो वो जो नाम का जो आदमी था वो कहता था बिग जो डज नॉट बाय टिकट्स। अब इसको डर लगता था, वो लंबा चौड़ा बड़ा एकदम ज़बरदस्त पहलवान टाइप का आदमी था। तो कंडक्टर साहब को ये डर लगता था कि कहीं मैं इससे ज़ोर से बोलूँ कि टिकट खरीद लो तो कहीं मेरी पिटाई नहीं कर दे। लेकिन कंडक्टर साहब खुद बड़ा गिल्टी महसूस करते थे कि मैं अपने जॉब के प्रति जस्टिस नहीं कर रहा हूँ, मेरा काम है टिकट देना, टिकट चेक करना, और ये तो मुझसे टिकट खरीदता ही नहीं है। बोलता है बिग जो डज नॉट बाय टिकट्स। तो ऐसा चलता रहा। तो फिर एक दिन कंडक्टर ने डिसाइड किया कि नहीं, मुझे तो हिम्मत जुटानी ही होगी। फिर कंडक्टर साहब ने सोचा कि हो सकता है ये मुझसे लड़ने लगे, तो मुझे भी अपने आप को प्रॉपरली तैयार करना पड़ेगा। तो उसने 15 दिनों का जूडो कराटे का क्रैश कोर्स किया कि अब मैं तैयार हूँ। और 15 दिनों के बाद फिर जब गया बस में, फिर वही क्वेश्चन टिकट, तो बिग जो ने कहा बिग जो डज नॉट बाय टिकट्स। तो कंडक्टर साहब तो जूडो कराटे सीख करके आए थे, तब उन्होंने कहा एंड व्हाई डज बिग जो नॉट बाय टिकट्स। तो बिग जो ने जवाब दिया बिकॉज बिग जो हैज मंथली पास। दोस्तों आप सोचिए इस कहानी में हुआ क्या। 15 दिन उसने क्रैश कोर्स किया जूडो कराटे का कंडक्टर साहब ने, बिना प्रॉब्लम को जाने हुए। बिग जो के पास मंथली पास था, इसीलिए वो टिकट नहीं खरीदता था। लेकिन उसका ये जवाब कि बिग जो डज नॉट बाय टिकट्स, और कंडक्टर साहब का ये समझना कि अगर मैं इससे टिकट के लिए फिर से पूछूंगा तो कहीं मुझे पिटाई नहीं कर दे, और इसी डर से उन्होंने 10 दिन 15 दिन का जूडो कराटे का कोर्स किया। तो फ्रेंड्स, प्रॉब्लम को समझना भी बहुत ज़रूरी है। पहले प्रॉब्लम को अच्छी तरह से समझ लीजिए कि एक्चुअली प्रॉब्लम है क्या, और तब उस प्रॉब्लम के सल्यूशन के बारे में सोचिए। मैंने आज के वीडियो की शुरुआत की थी माइंड का एग्जाम्पल दे करके। फिर से मैं कहूँगा, मैंने कहा था अ गुड माइंड अ गुड फाइंड, और माइंड से ही रिलेटेड एक चीज़ है जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं एटीट्यूड, यानी आपका दृष्टिकोण कैसा है। और एटीट्यूड की हम बात करें तो चलिए अंग्रेजी के इसी वर्ड एटीट्यूड को देखें। इसको कैसे स्पेल करते हैं हम, ATTITUDE। अब अंग्रेजी का जो अल्फ़ाबेट है A से Z, इसमें देखिए कि हर लेटर का नंबर क्या है। जैसे A का नंबर है 1, I का नंबर है 9, उसी प्रकार सब के नंबर को जोड़िए, और जब आप नंबर को जोड़ेंगे तो आप देखेंगे कि सम टोटल होता है 100। तो दोस्तों आपका एटीट्यूड भी 100% होना चाहिए। किसी भी प्रकार का डाल्यूशन अपने एटीट्यूड में मत रखिए। अगर अच्छे एटीट्यूड के साथ आप किसी काम को करेंगे तो आप उस काम को बखूबी कर सकेंगे, और वो काम आपको बहुत सेटिस्फैक्शन और बहुत हैप्पीनेस देगा। लेकिन उसी काम को अगर कोई दूसरा आदमी अच्छे एटीट्यूड के साथ नहीं कर रहा है तो वो काम ना उसको संतोष देगा और ना ही वो काम उसको अच्छा रिजल्ट देगा। इसलिए इस एटीट्यूड की इंपॉर्टेंस को हमेशा सर्वोपरि रखिए अपने दिमाग में। तो वो कहते हैं ना कि इट इज़ योर एटीट्यूड दैट डिसाइड्स योर ऑल्टीट्यूड, यानी आपका जो दृष्टिकोण है वो ये बताएगा या वो दर्शाएगा कि आप कितनी ऊंचाई तक जा सकते हैं।
और एटीट्यूड का इससे बढ़िया एग्जाम्पल क्या हो सकता है कि 2 लाइन का एक शेर है, अब वो है डेडिकेटेड 2 लोगों पर जिनके घर जल गए। तो पहले ने कहा सब कुछ जल गया बचा ही क्या, और दूसरा जिसका एटीट्यूड अच्छा था उसने कहा मैं बच गया तो फिर जला ही क्या। दोस्तों अगर आप ठीक हैं ना, आप चंगा हैं, तो आप हर चीज़ बना सकते हैं, हर चीज़ का निर्माण कर सकते हैं। सो अपने आप को बिल्कुल दुरुस्त रखिए और अपने एटीट्यूड को बिल्कुल दुरुस्त रखिए। और अगला एक और सजेशन, अपने हौसले को कभी कम मत होने दीजिए। तमाम कोशिशों के बाद भी कभी कभी आपको आपका एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं मिलता है, कभी आपको फेलियर भी मिलती है। तो भाई ये तो ज़िंदगी है, ज़िंदगी जीते हैं तो फेलियर भी होगा, सक्सेस भी होगा, दोनों हमारी ज़िंदगी की पार्ट हैं। बस एक चीज़ ध्यान रखिए कि हर सुरंग कहीं न कहीं एंड करती है और उस सुरंग का अंधेरा समाप्त होता है वहाँ जहाँ सुरंग खुलती है। और कहते हैं ना कि हौसलों के साए में इरादे बनाइए, तमन्नाओं की कश्ती पे सपने सजाइए। हौसलों के साए में इरादे बनाइए, तमन्नाओं की कश्ती में सपने सजाइए। सागर तुम्हारा है आकाश तुम्हारा, सागर तुम्हारा है आकाश तुम्हारा, जरा सा जम के जोर तो लगाइए। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो मैंने अभी एग्जाम्पल दिया कि हर सुरंग का अंधेरा वहाँ समाप्त होता है जहाँ सुरंग खुलती है। तो चलिए ये तो होता ही है, और सुरंग को जहाँ खुलना है सुरंग वहीं खुलेगी। लेकिन दोस्तों कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमारे तमाम सार्थक और पॉजिटिव प्रयासों के बाद भी हम वो ना पा सके जो हमको पाना था। ऐसे में मैं कहूँगा कि अपने हौसले को कभी भी कम मत होने दीजिए। मैंने पहले भी एग्जाम्पल दिया था उम्मीद का। उम्मीद बहुत इम्पॉर्टेंट है और हौसला भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर उम्मीद है तो हौसला है। और हौसलों के बारे में कहते हैं ना कि महफिल सजाइए तमन्नाओं के समंदर पे, महफिल सजाइए तमन्नाओं के समंदर पे कि हर लहर इसकी आसमां दिखाती है। और हौसला रखिए दरख्तों बागीचों का, और हौसला रखिए दरख्तों बागीचों का कि हर पतझड़ के बाद हरियाली आती है, हर पतझड़ के बाद हरियाली आती है। और लास्टली दोस्तों मैं ये कहना चाहूँगा, मुस्कुराहट आपको एक ऐसी पूंजी मिली है ईश्वर के द्वारा जिस सरीखी कोई दूसरी पूंजी नहीं है। चाहे कितनी भी प्रतिकूल, चाहे कितनी भी एडवर्स स्थिति हो, मुस्कुराना मत छोड़िएगा। और इसी मुस्कुराहट को डेडिकेटेड अंतिम 2 लाइन मेरी है कि हर मर्ज का इलाज नहीं है दवाखाने में, हर मर्ज का इलाज नहीं है दवाखाने में, कुछ दर्द चले जाते हैं सिर्फ मुस्कुराने में। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि मेरा आज का वीडियो भी आपको पसंद आएगा, क्योंकि मैंने देखा कि मेरे चैनल के सब्सक्राइबर 2000 क्रॉस कर गए। और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं कोई वीडियो बनाता हूं, अपनी बातें आपसे शेयर करता हूं और ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसे देखते हैं। मुझे बहुत संतुष्टि मिलती है, मुझे सेल्फ फुलफिलमेंट होता है, लगता है कि मैं आपके किसी काम आया। और मुझे उम्मीद है कि आगे भी आप मेरा हौसला इसी तरह बढ़ाते रहेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारा ये वीडियो पहुँचाएँगे और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स भी बनेंगे। तो दोस्तों एक बार फिर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।